सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें मैंने आपको दोस्तों दो टॉपिक कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। एक मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा दिया और एक मैंने आपको मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा दी है। मुझे ऐसी उम्मीद है आपने ये दोनों टॉपिक अवश्य देख लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हिस्ट्री में हमारा एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। किसके बारे में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हमने जानना स्टार्ट किया है। इसकी दो क्लासेस मैंने आपको करा दी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और उससे अपने नोट्स अवश्य बना लेना। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि ये वाली क्लास की पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारे आज के मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारे आज के मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम किसके बारे में जानने वाले, मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया था मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें हमने जाना था यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी कंपनी यूरोप की जो है वो भारत आई थी। जिसमें मैंने आपको 5 कंपनियों के नाम बताए थे। एक पुर्तगाली कंपनी थी, डच कंपनी थी, अंग्रेज कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी थी और डेनिश कंपनी थी। इनके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल से जितनी जानकारी आपके लिए होनी चाहिए थी, आपके एग्जाम के लिए होनी चाहिए थी, वो सारी मैंने आपको जानकारी दे दी थी। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको वो सब याद होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में आज से हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को हम दोस्तों 6 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 6 भागों में बांटकर हम इसको पढ़ेंगे। पहला भाग होगा हमारा बंगाल। बंगाल एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा प्रांत है जो काफी इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बंगाल क्यों इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम मैसूर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य पे कैसे ब्रिटिश साम्राज्यों ने अपना अधिकार किया, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम पंजाब के बारे में जानेंगे और फिर अवध, एंड देन अंत में हम जानेंगे ब्रिटिश की जो विस्तारवादी नीतियां थी उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार को 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे। हम पहला बंगाल के बारे में, मैसूर के बारे में, मराठाओं के बारे में, फिर पंजाब पे कैसे कब्जा किया, फिर अवध पे, और बाद में हम जानेंगे उनकी ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीजों के बारे में हमको जानना है। तो दोस्तों देखिए, आज हम जानेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। तो बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले हम जान लेते हैं भारत में ब्रिटिशों की स्थापना कैसे संभव हुई, क्यों संभव हुई। इनसे पहले क्या था भारत में? इनसे पहले मुगलों का शासन था। तो इतनी शक्तिशाली, इतनी सामर्थ्यवान मुगलों की सत्ता को कैसे हटा के ब्रिटिशों ने भारत पे कब्जा कर लिया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों 17वीं शताब्दी तक तो भारत पे मुगलों का कब्जा रहा, आप सभी को पता है, मैंने आपको मुगल वंश के बारे में बताया था। 17वीं शताब्दी तक तो भारत में मुगलों का कब्जा रहा। लेकिन जब मुगलों का अंतिम शासक औरंगजेब हुआ, जो सबसे शक्तिशाली था, अंतिम शासक नहीं था, सबसे शक्तिशाली अंतिम शासक जो था औरंगजेब था। औरंगजेब के खिलाफ ब्रिटिशों ने युद्ध भी लड़ा, तो उसमें औरंगजेब ने ब्रिटिशों को मार भगाया था। तो ब्रिटिशों ने कुछ साल तक, कुछ वर्षों तक ये जान के कि औरंगजेब के बाद और भी जो शासक होंगे वो भी शक्तिशाली होंगे, उन्होंने मुगलों पे कब्जा नहीं किया, उन्होंने भारत पे आक्रमण नहीं किया, किसी भी मुगलों का जो क्षेत्र था उस पे आक्रमण नहीं किया, वो शांत रहे। जैसे ही औरंगजेब मरा, फिर फर्रुखसियर आया। फर्रुखसियर आने के बाद उनको लगा कि ये भी थोड़ा सा शक्तिशाली होगा। उन्होंने एक दो शासकों को देखा, जो मुगलों के बाकी शासक थे वो एक अयोग्य उत्तराधिकारी थे। कैसे थे? अयोग्य उत्तराधिकारी थे, मतलब वो भारत की इतनी बड़ी सत्ता को संभालने में सामर्थ्यवान नहीं थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों की तो कूटनीति थी, अंग्रेजों को तो दिमाग बहुत चलता था कि ये जो शासक है ये इतने मतलब उत्तराधिकारी नहीं है कि अपने पूरे भारत को संभाल सके। तो इन्होंने पहले क्या किया? पहले बंगाल पे कब्जा कर लिया, फिर मराठाओं पे कब्जा कर लिया, फिर पंजाब पे, ऐसे करके जो मुगलों का पूरा भारत पे कब्जा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया इन्होंने
ब्रिटिशों ने। और फिर अंत में मुगलों पे क्या बचा, अंत में मुगलों पे दिल्ली का बस एक लाल किला बचा, तो उसमें उसको भी उन्होंने छीन लिया ब्रिटिशों ने। ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि बंगाल में मतलब ब्रिटिशों ने भारत पे क्यों कब्जा किया और उसकी जरूरत क्या हुई। तो 17वीं शताब्दी तक भारत पे किसका राज था, मुगलों के राज था। मुगलों के अधीन मजबूत और एकीकृत शासन था भारत में, ठीक है। मुगल साम्राज्य का पतन और छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, मैंने बताया औरंगजेब के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे जो और अयोग्य उत्तराधिकारी शासक आए, जो और बादशाह बने, वो अयोग्य थे, ठीक है। तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और भारत जो है वो छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में उदय हो गया। यानी कि हर छोटे छोटे भाग में अलग अलग राज्य हो गए जो कि अपने आप में स्वतंत्र थे, ठीक है। एक मुगल ही थे जो पूरे भारत में कब्जा करके बैठे थे। उनके जाने के बाद, उनकी सत्ता समाप्त होने के बाद, मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद हर राज्य में छोटे छोटे प्रांत बट गए जो अपने आप में स्वतंत्र हो गए, ठीक है। 18वीं शताब्दी के बाद केंद्रीकृत व शक्तिशाली सत्ता का अभाव था, क्योंकि अंग्रेजों का तो साम्राज्य पतन हो गया। और 18वीं शताब्दी के बाद कोई ऐसा अधिकारी नहीं था, ना मराठा थे, ना पंजाब शासक थे, ना राजपूताना वंश के थे, जो पूरे भारत पे अपना अधिकार कर सके, जो एक सत्ता संभाल सके। तो ऐसा कोई नहीं था। तो अलग अलग केंद्रीकृत व शक्तिशाली सत्ता का अभाव था और अलग अलग छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांत आपस में बन गए। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में कुछ प्रांत थे जो शक्तिशाली थे, जैसे हैदराबाद था। उसके बाद बंगाल था। बंगाल भी अपने आप में काफी समृद्ध और शक्तिशाली प्रांत था, ठीक है दोस्तों। बंगाल में कौन कौन से थे, मुर्शिद अली खान था, सिराजुद्दौला था, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। और दक्षिण में कर्नाटक था और मैसूर था। ये चार जो प्रांत थे ये दक्षिण में शक्तिशाली प्रांत थे जो अपने आप में स्वतंत्र थे, ठीक है दोस्तों। और उत्तर में कौन था, तो उत्तर में थे मराठा थे। पंजाब में कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह थे। और राजपूताना वंश तो आपको पता ही है, बहुत सारे थे राजपूताना वंश। रोहेलखंड था और अवध था। तो उत्तर भारत में छोटे से अपने स्वतंत्र प्रांत थे, ठीक है दोस्तों। तो मुगलों के बाद जो है भारत की सत्ता छोटे छोटे प्रांतों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं ने अपने आप में स्वतंत्र शासन कर लिया। तो ये क्या हुआ, एक केंद्रीकृत व शक्तिशाली सत्ता का अभाव था भारत में। इसलिए मुगलों ने सोचा कि इनके पास ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो इनको, हमने किसी से युद्ध किया, अगर मान लीजिए हमने अवध पे कब्जा किया तो अवध को बचाने वाला कोई नहीं आएगा, तो अवध को तो हम कब्जा लेंगे, इतनी तो हमारे पास सेना है। और फिर जब हम अवध को कब्जा लेंगे तो हमारे पास और सेना हो जाएगी, क्योंकि अवध के कब्जा आने के बाद जो सैनिक आएंगे, वहां के जो लोग होंगे, उन्हें हम अपनी सेना में भर्ती कर लेंगे। तो इसका फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। किसने, अंग्रेजों ने उठाया। इसी तरह अंग्रेजों ने छोटे छोटे राज्यों पे कब्जा करके एक पूरे भारत पे अपनी सत्ता का अधिकार कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब जान लेते हैं सबसे पहले हम बंगाल के बारे में। मैंने आपको जैसे कि बताया आज हम बंगाल के बारे में जानेंगे, उसके बाद मैं आपको अगली क्लासों में और प्रांतों के बारे में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में क्यों हुआ, क्यों मुगलों के बाद ऐसी कोई सत्ता नहीं बची, जो मराठा नहीं थे, जो पंजाब में महाराजा रणजीत ऐसे नहीं थे, जो राजपूताना वंश के ऐसे कोई शासक नहीं थे जो पूरे भारत पे कब्जा कर सके, पूरे भारत पे अपना सत्ता स्थापित कर सके। तो अंग्रेजों ने फायदा उठाया, छोटे छोटे प्रांतों को अपने आप में हराने के बाद उनको अपनी सत्ता में मिलाया, और उन सत्ताओं से मिलाने के बाद थोड़े थोड़े सैनिक बढ़ा के उन्होंने एक पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि बंगाल क्या था। पहले आप जो इस बंगाल को जानते हो, पश्चिम बंगाल को जानते हो, ये बंगाल नहीं था। पहले बंगाल बांग्लादेश तो था ही, लेकिन पहले बंगाल क्या था, पहले बंगाल में बंगाल तो आता है, एक तो बांग्लादेश था और एक पश्चिम बंगाल था। ये भी बांग्ला में आते थे, लेकिन बिहार का क्षेत्र भी बंगाल में आता था और उड़ीसा का क्षेत्र भी बंगाल में आता था। तो काफी बड़ा क्षेत्र था जो बंगाल के इर्द गिर्द आता था, यानी कि बंगाल प्रांत एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब तो हमको छोटा सा दिखता है कि पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश को हम मान लेते, तो पहले बहुत बड़ा था, जिसमें बिहार का क्षेत्र भी आता था और उड़ीसा का क्षेत्र भी आता था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जान लेते हैं बंगाल का प्रशासन। बंगाल का प्रशासन कैसे चलता था। तो जो पहले बंगाल था वो मुगलों के अधीन था। किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था, यानी मुगलों का एक प्रांत था बंगाल, जिसमें औरंगजेब के द्वारा इस पे कब्जा किया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, औरंगजेब द्वारा मुगलों का ये प्रांत था जिसपे औरंगजेब ने कब्जा किया था, ठीक है। बंगाल में दोस्तों दो लोग थे, एक तो सूबेदार होता था, एक दीवान होता था। कौन कौन होते थे बंगाल में, एक सूबेदार होता था, एक दीवान होता था। जो सूबेदार कौन था, अजीमुन शान था। कौन था, अजीमुन शान था। दीवान कौन था, मुर्शिद अली खान था। कौन था, मुर्शिद कुली खान था। इसको दोस्तों फर्रुखशियर ने क्या सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। औरंगजेब के बाद जब फर्रुखशियर आएगा तो मुर्शिद कुली खान को बंगाल का क्या नियुक्त करेगा, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करेगा। इसी के बाद दोस्तों बंगाल में वंशानुगत शासन होने लगा। वंशानुगत क्या होता है, जैसे कि आप राजा हैं,
आपका पुत्र भी राजा होगा, उसका पुत्र भी राजा होगा, तो मतलब वंश से चलता रहेगा। जैसे आप राजा, आपका पुत्र राजा, उसके पुत्र का पुत्र राजा, तो इसको कहते हैं वंशानुगत शासन। तो मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल में वंशानुगत शासन स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मुर्शिद कुली खां हुआ, उसके बाद उसका पुत्र अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला, मुबारकुद्दौला। ये क्या था? ये मुबारकुद्दौला बंगाल का अंतिम गवर्नर था, अंतिम सूबेदार था। ठीक है दोस्तों, अंतिम दीवान था। तो ये अंतिम बंगाल का दीवान था मुबारक उद्दौला, यानी कि अंतिम नवाब होते हैं बंगाल में। क्या होते हैं मुर्शिद कुली खां के बाद? सूबेदार ना दीवान होने के बाद नवाब होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये छोटा सा बंगाल के बारे में था। बंगाल का क्षेत्र कितना बड़ा था? पश्चिम बंगाल आता है, बांग्लादेश आता है, बिहार का क्षेत्र आता है, उड़ीसा का भी क्षेत्र आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको थोड़ी बेसिक सी जानकारी याद रखनी थी। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों बंगाल का इतना महत्व क्यों है, बंगाल का इतना महत्व क्यों है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। बंगाल का महत्व मैंने जैसा कि आपको बताया, एक अत्यंत समृद्ध प्रांत था। कैसा था? एक अत्यंत समृद्ध प्रांत था बंगाल, इसलिए उसका महत्व अधिक था। समृद्ध कैसे था? उसमें उपजाऊ भूमि थी। कैसी भूमि थी? उपजाऊ भूमि थी। नौ परिवहन थे। नौ परिवहन क्या होते हैं दोस्तों? पानी के जो जहाज होते हैं उसकी भी व्यवस्था थी, और बाकी सारी परिवहनों की व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं थी। मतलब कि जब बंगाल था, बंगाल का इतना महत्व इसलिए क्योंकि उसके आसपास जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे, वो इस लायक नहीं थे कि वो बंगाल पे कब्जा कर सके। इसलिए क्षेत्रीय शक्तियों को चुनौती की उसमें कोई वो दखल नहीं थी। ठीक है दोस्तों, और समुद्र व्यापार का भी उसमें फायदा था। समुद्र व्यापार, क्योंकि बंगाल किसके किनारे? समुद्र के किनारे, बे ऑफ बंगाल के किनारे। इसमें वस्त्र किसके? वस्त्र कपड़ा उद्योग का क्या होता था? व्यापार होता था। तो इसलिए बंगाल का महत्व अधिक हो जाता है। क्यों हो जाता है एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि बंगाल एक समृद्ध, अत्यंत समृद्ध प्रांत था। ठीक है दोस्तों, उसमें उपजाऊ भूमि थी, नौ परिवहन थे, क्षेत्रीय शक्तियों की यानी छोटे छोटे प्रांतों की उनमें चुनौती नहीं थी युद्ध करने की, उनमें हिम्मत नहीं थी, और समुद्र व्यापार भी होता था, जो कि वस्त्र या कपड़ा उद्योग का व्यापार होता था। ठीक है, इसलिए बंगाल का महत्व अधिक है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद जान लेते हैं दोस्तों बंगाल के नवाबों के बारे में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते, तो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको मुर्शिद कुली खां के बारे में जानना है। क्यों जानना है? मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727 तक। आपके इसका कार्यकाल याद नहीं रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है दोस्तों, मुगल सम्राट फर्रुखशेर द्वारा इसको स्वतंत्र रूप से नियुक्त सूबेदार, मैंने आपको जैसे कि बताया था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद फर्रुखशेर ने इसको अंतिम सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद नवाब बनने लगे, जो कि बंगाल में वंशानुगत शासन हो गया था। ठीक है, इसने दोस्तों सुधार क्या करवाए? इसने मुर्शिद कुली खान ने सुधार क्या करवाए? कृषि में सुधार करवाए। तकावी ऋण, तकावी ऋण क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपकी खेती नहीं हो रही तो उस पर ऋण दिया जाता था कि आप पहले अपनी उपजाऊ भूमि बना लें, अपनी फसल उगा लें, उसके बाद आप हमको ऋण लौटा देना। तकावी ऋण की व्यवस्था की। जमींदार यानी राजस्व की भी व्यवस्था इसने की थी, और राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था। तो इसने राजधानी ढाका से परिवर्तित करके कहां बनाई थी? मुर्शिदाबाद को बनाया था। ठीक है, ये छोटा सा आपको याद रखना है मुर्शिद कुली खां के बारे में। उसके बाद जान लेते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। ठीक है दोस्तों, 1740 से लेकर 1756 तक इसका कार्यकाल रहा, पर आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये जो गिरिया का युद्ध है। किसका? गिरिया का युद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है। गिरिया का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो आप कहेंगे 1740 में हुआ था सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच। इसमें अलीवर्दी खां विजय हो गया था, और ये बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया था, या बंगाल का नवाब बन गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। मैंने जैसा कि आपको बताया, औरंगजेब के बाद जो शासक हुए वो इतने काबिल नहीं थे कि किसी से, अगर आपने किसी ने स्वतंत्र जो प्रांत था उसने मना कर दिया हम कर नहीं दे रहे, तो ऐसे वो इतने लायक नहीं थे कि वो किसी पे युद्ध कर दें और उससे जबरदस्ती कर ले लें, तो इतने लायक नहीं थे वो। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों की तुलना इसने मधुमक्खी के छत्ते से की। अलीवर्दी खान ने एग्जाम में नोट करके याद रखिएगा, पूछा जाता है अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किसने की है? अलीवर्दी खान ने की है। क्यों की है? देखिए, इसने कहा है कि और अंग्रेज जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पे शहद दिखता है उधर ही भाग जाते हैं, तो उसने इसलिए अंग्रेजों की तुलना
मधुमक्खी के छत्ते से की है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सिराजुद्दौला, काफी इंपोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के से, ठीक है। 1756 से लेके 1757 तक इसका कार्यकाल रहा, सिर्फ 1 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहा। तो आप याद रखेंगे 1 वर्ष में इसने क्या क्या कर दिया वो आप देखते हैं। सिराज ने अंग्रेजों का विरुद्ध किया, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का विरुद्ध किया तथा कलकत्ता के किलेबंदी करने पर रोक लगा दी। देखिए दोस्तों, जब सिराज ने अंग्रेजों का विरुद्ध किया, ये जा रहा था कलकत्ते के किलेबंदी करने, इसका विरोध किसने किया? अंग्रेजों ने विरोध किया था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों की बात इसने नहीं मानी। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और इसी कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना हुई। ब्लैक होल की घटना क्यों कहा जाता है पता नहीं, पर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। एक कमरा था दोस्तों, मान लीजिए आप 10 बाई 10 का कमरा था, उसमें दोस्तों इसने 146 व्यक्तियों को जिंदा 146, ये आपको नीचे इमेज दिख रही है, बिल्कुल इतना बड़ा कमरा था, इसी मतलब इमेज बनाई गई है। इसमें दोस्तों 140 व्यक्तियों को बंद कर दिया, मतलब छोटे से कमरे में बंद कर दिया। उसमें उनको सांस कितनी देर तक आएगी, नहीं आई तो बहुत देर तक बंद रहे। उसमें से लगभग सभी व्यक्ति मर गए, बस 23 जो व्यक्ति थे वो बचे थे। उन 23 व्यक्तियों में थे जॉर्ज हॉलवेल था। कौन था? जॉर्ज हॉलवेल एक व्यक्ति था जो बचा था, ठीक है। इसने उस घटना के बारे में जिक्र किया था। तो ये आपको याद रखनी है, ब्लैक होल की घटना कब हुई, एग्जाम में पूछी जाती है। 20 जून 1756 को हुई। कब हुई? 20 जून 1756 को हुई, ठीक है, याद रखेंगे। मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना जो है वो कहां आ गई? बंगाल में आ गई। इसके बाद सिराजुद्दौला को इन्होंने मिलकर हरा दिया और सिराजुद्दौला को अपमानजनक अलीनगर की संधि करनी पड़ी। कब हुई? फरवरी 1757 में करनी पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि मद्रास से क्लाइव की सेना आ गई, उधर वाटसन की सेना आ गई, तो इसलिए मतलब सिराजुद्दौला हार गया, तो इसलिए उसको अपमानजनक अलीनगर की संधि करनी पड़ी, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ अलीनगर की संधि में? कलकत्ता की किलेबंदी किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। सिक्के ढालने की परंपरा किसको दे दी? सिक्के ढालने की जो अनुमति है वो किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति किसने दे दी? अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने दे दी। दे नहीं दी, जबरदस्ती ले लिया। आप ये मान लीजिए जब व्यक्ति हार जाता है तो उससे तो वही करवाना पड़ेगा ना, जो आप कहेंगे वो तो वही करेगा, तो ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव का इसमें षड्यंत्र था। षड्यंत्र क्यों था? ऐसे सिराजुद्दौला हारता नहीं था, सिराजुद्दौला बहुत काफी अच्छा शक्तिशाली शासक था, तो इसने रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र किया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या षड्यंत्र किया? घसीटी बेगम जो इसके महल में रहती थी उसको अपने तरफ कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। शौकत जंग को अपने पक्ष में कर लिया, मीर जाफर को अपने जंग पक्ष में कर लिया। जगत सेठ, अमीर चंद्र राय दुर्लभ, ये जो इसके सेनापति थे, जो इसके मंत्री थे, जो इसके वो थे वित्त मंत्री, सब कुछ को इसने रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पक्ष में कर लिया। तो सिराजुद्दौला तो अकेला बचा, मतलब सिराजुद्दौला लड़ाई करने चला गया और उसको बाद में जाके पता चलता है मैं जिनके भरोसे युद्ध लड़ रहा हूं वो तो मेरे साथ है ही नहीं, उन्होंने तो मुझे धोखा दे दिया है। तो इसलिए सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है। ये रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र था और एक ऐसा युद्ध था जो कि अपमानजनक युद्ध था, मतलब अंग्रेजों ने काफी छल इस युद्ध में किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट युद्ध हमारे लिए वो है प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। एग्जाम में डेट पूछी जाती है, इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। पिलासी कहाँ है दोस्तों? पिलासी बंगाल में भागीरथी तट पर स्थित है पिलासी, ठीक है, याद रखेंगे। इसका कारण क्या था इस युद्ध के होने का कारण? तो इस युद्ध के होने का कारण था अलीनगर की संधि। किसकी? अलीनगर की संधि। कब हुई थी? फरवरी 1757 में हुई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो अलीनगर की संधि हुई, मैंने आपको बताया सिराजुद्दौला को अपमानजनक ये संधि करनी पड़ी, जिसमें लगभग अंग्रेजों ने बंगाल को सारा लूट लिया था। मात्र ना मात्र का सिराजुद्दौला को क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया था। तो इसके विरुद्ध में क्या हुआ? अलीनगर की संधि के विरुद्ध में ये प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। कब हुआ युद्ध? 23 जून 1757 को हुआ, ठीक है दोस्तों। किस किस के बीच हुआ? क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है? क्लाइव की विजय हुई, यानी अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय हो गई। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव की इसमें जीत हो गई। यह अंग्रेजों की सैन्य नहीं, षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय थी। मतलब सेना से युद्ध से नहीं लड़े, सेना के युद्ध के बल पे नहीं जीते, इन्होंने षड्यंत्र किया, इन्होंने कूटनीति की, उसकी इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ठीक है दोस्तों। मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन गया। जब इस युद्ध के प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला हार जाता है तो मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है? बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ये जो मीर जाफर है
ये इसके विरुद्ध इसीलिए होता रहता है सिराजुद्दौला के विरुद्ध, क्योंकि मीर जाफर को जो है वो बंगाल का नवाब बनना था। ठीक है, तो इसलिए सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो जाता है और अंग्रेजों से हाथ मिला लेता है। तो इसमें युद्ध में, प्लासी के युद्ध में क्या होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, क्लाइव यानी ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं और मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, बंगाल की लूट इसी के साथ प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मीर जाफर क्या है, एक अंग्रेजों की कठपुतली है। जैसा वो कहेंगे वो तो वैसा ही नाचेगा। जैसे आपने कठपुतली का खेल देखा है कभी, उसमें जैसे कि उसके हाथ में जो वो होते हैं तो उनसे नचाता रहता है, ऐसे ही मीर जाफर हो गया अंग्रेजों की कठपुतली। जैसे वो कहेंगे ये तो वैसे ही नाचेगा। तो बंगाल के इसी के साथ बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई। अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र मिल गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया, मतलब ऐसा कोई अब शासक नहीं बचा था। ऐसा कोई उम्मीद नहीं थी कि एक संप्रभुता यानी कि एक सर्वशक्तिशाली कोई वंश हो, कोई शासक हो जो पूरे भारत पे अपना राज कर सके। तो उन्होंने से क्या हुआ, ब्रिटिशों ने पूरे उस पर कब्जा कर लिया। तो लगने लगा कि अब जो भारत पे कब्जा होगा वो किसका होगा, ब्रिटिशों का भारत पे कब्जा होगा, ब्रिटिशों का भारत पे प्रभुत्व होगा। ये अब लगने लगा प्लासी के युद्ध के बाद। ये इस युद्ध के बाद जो एक बक्सर का युद्ध होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद तो पक्का हो जाता है कि अंग्रेजों का क्या होगा, भारत पे कब्जा होगा, भारत पे प्रभुत्व होगा, भारत पे इनकी जो है शक्ति स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके बाद लगने लगेगा, बक्सर के युद्ध के बाद लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बंगाल की छोटी सी क्रांति है, उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि 1760 में थी। इसको बंगाल की क्रांति क्यों कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते, पर ये कोई क्रांति नहीं थी, पर कहते तो आप पढ़ लेंगे। अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर इसको हटा दिया। ये मीर जाफर वही है दोस्तों जो कठपुतली नवाब था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इसको अंग्रेजों ने, मीर जाफर को डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने के मामले में इसको हटा दिया। ठीक है, और मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर नवाब बना दिया। उसके बाद विस्टन ने इसे बंगाल की क्रांति कहा है। इसने कहा है विस्टन ने, इसलिए हम भी कह लेते हैं बंगाल की क्रांति, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया है, तो इसलिए अंग्रेजों के कोर्ट पूछे जाते हैं। तो विस्टन ने इसे बंगाल की क्रांति कहा है। वैसे बंगाल की, इसमें आपको कोई क्रांति लग रही है, मुझे नहीं लग रही, तो ये बंगाल की क्रांति नहीं है, बस आप याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है तो आप याद रखेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्लासी के युद्ध के बाद, वो है बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर कहाँ है, बक्सर दोस्तों बिहार में है। बक्सर एक बिहार में गांव है, उसका नाम है बक्सर। तो बिहार के क्षेत्र में जो गांव है उसके नाम पे बक्सर का युद्ध पड़ा था। ठीक है, तो याद रखेंगे कब हुआ बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। एग्जाम में डेट पूछी जाती है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, किस किसके विरुद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, और एक संयुक्त सेना के विरुद्ध ये युद्ध हुआ। संयुक्त सेना में क्या कहते, तो संयुक्त सेना में अवध के जो नवाब थे वो थे, बंगाल के नवाब था, और मुगलों का जो शासक था, मुगलों का जो बादशाह था, वो भी इस युद्ध में लड़ रहा था। मतलब कि तीन ऐसी बड़ी शक्ति जो भारत में सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते लेकिन बड़ी थी। अवध कितनी बड़ी थी, बंगाल कितना बड़ा था, और मुगलों कितने बड़े थे, तो आपको पता ही है। तो ये तीन बड़ी शक्तियां एक साथ मिलकर लड़ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। ठीक है, तो याद रखेंगे। इस युद्ध में दोस्तों अवध की तरफ से शुजाउद्दौला लड़ता है, बंगाल की तरफ से मीर कासिम लड़ता है, और मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय लड़ता है। तो इनके नाम भी पूछे जाते हैं आपसे कि जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें संयुक्त सेना में अवध की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो शुजाउद्दौला लड़ रहा था, बंगाल की तरफ से मीर कासिम लड़ रहा था, और मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय लड़ रहा था। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस युद्ध को जीत गई, और ये जो है संयुक्त सेना ये सारे के सारे मिलके हार गए। तो इसके बाद दो संधि हुई, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई और एक इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। ठीक है, तो प्रथम संधि में क्या क्या हुआ, और प्रथम संधि हुई कब थी, 12 अगस्त 1765 को हुई। कब हुई, 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि हुई थी। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। किस किस के मध्य हुई, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के। देखिए दोस्तों, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय जो बंगाल का जो नवाब था वो मीर कासिम था। कौन था, मीर कासिम था। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि हुई, जब इलाहाबाद की संधि हुई तो उस समय बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला। कौन था, नजमुद्दौला। एग्जाम में पूछ सकता है, पॉइंट बन सकता है। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम था। और जब इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई
उस समय बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला था। तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि युद्ध भी किसने लड़ा? मीर कासिम ने। तो लोग सोचेंगे इलाहाबाद की संधि भी मीर कासिम के साथ हुई होगी, पर आपको याद रखना है नजमुद्दौला था, ठीक है, याद रखेंगे। और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये संधि हुई थी। इसमें क्या क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी, ब्रिटिशों को दे दी गई। शाह आलम द्वितीय को प्रथम पेंशनर बनाकर कहां भेज दिया गया? 26 लाख वार्षिक के द्वारा कहां? लाल किले में कैद कर दिया गया। तो ये याद रखेंगे, मुगलों का ऐसा प्रथम शासक, क्या दोस्तों? मुगलों का ऐसा प्रथम बादशाह जो कि अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बना था। तो आपको याद रखना है शाह आलम द्वितीय बना था। कौन? शाह आलम द्वितीय बना था। 26 लाख वार्षिक एनम के द्वारा कहां पे रख दिया? दिल्ली के लाल किले में इसको कैद कर दिया। तो याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा और इलाहाबाद शुजाउद्दौला से शाह आलम को दे दी गई, कड़ा और इलाहाबाद, ठीक है, याद रखेंगे। बंगाल में द्वैध शासन जो है वो प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन क्या होता है दोस्तों? द्वैध शासन आपको जानना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। द्वैध शासन होता है दोस्तों जहां पे दो शासन चलते हैं। द्वैध यानी दो शासन। दो शासन कैसे? एक तो होता है दोस्तों राजस्व का शासन, एक होता है देखभाल का शासन। तो मैं आपको वैसे बेसिक सी बात बता देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक था दोस्तों, जैसे कि बंगाल का नवाब हम मान लेते हैं, कौन था? मीर कासिम था। तो मीर कासिम एक तो नवाब होगा, उसमें वो क्या करेगा? उसमें अंग्रेजों जो वो व्यक्ति हैं, जो वहां के लोग हैं, जो वहां की प्रजा है, उनसे कर वसूलेगा, कर वसूलेगा। लेकिन उस कर पे अधिकार किसका होगा? उस कर पे अधिकार होगा अंग्रेजों का, ठीक है। तो ये द्वैध शासन होता है, लेकिन जितना अंग्रेज कहेंगे उतना कर उस बंगाल के नवाब को वसूलना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं द्वैध शासन, ठीक है। तो ये थी इलाहाबाद की प्रथम संधि। कब हुई? 12 अगस्त 1765 में हुई। उसके बाद हम जान लेते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 को हुई। कब हुई? 16 अगस्त 1765 को हुई। किस किस के मध्य हुई? ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये संधि हुई थी। देखिए, दो लोगों से तो इन्होंने यहाँ पे कर ली इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों ने। एक तो शाह आलम द्वितीय से कर ली, एक नजमुद्दौला से कर ली। अब जो बचा अवध का जो शासक बचा, अवध का जो नवाब बचा, उससे इन्होंने इलाहाबाद की द्वितीय संधि की शुजाउद्दौला से। किस किस के मध्य? इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य। इसमें क्या क्या किया अंग्रेजों ने, क्या क्या लूटा, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अवध के कर्चे पर अंग्रेजों की सेना रखी जाएगी। देखिए, ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, आपको समझना चाहिए। अवध के खर्चे पर अंग्रेजी की सेना रखी जाएगी, अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर है, आपके घर में मैं अपने किसी आदमी को भेज दूं, दो आदमियों को भेज दूं, और आपके खर्चे पे ही हो रहे हैं, और मैं आपको और भेजता रहूं, तो क्या होगा? सेना तो वो आपकी कहलाएगी, सेना तो वो आपकी कहलाएगी, क्योंकि आपके यहाँ रह रही है, आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन वो है तो मेरे आदमी, है तो मेरे आदमी, पैसा भी आपका जा रहा है, खाना भी आपका ही खा रहे हैं, रक्षा भी आपकी कर रहे हैं, लेकिन मेरे आदमी है ना। जिस दिन मैंने कह दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दो, तो वो उड़ा देंगे। तो ये जो था, अवध में खर्चे पर अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, इसका मतलब ये है कि जो अवध का नवाब है, इसको हम कभी भी उड़ा सकते हैं और कभी भी हटा सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है? अवध की खर्चे पर अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। अवध में कर मुक्त व्यापार करेंगे, कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। जैसे बंगाल में और बिहार के उड़ीसा में क्या दोस्तों उन्होंने क्या कर मुक्त व्यापार करने की वो ली, ठीक है दोस्तों, जिसमें संधि में ये सब आया था। उसके बाद चुनार का जो दुर्ग था वो अंग्रेजों का हो जाएगा। चुनार का दुर्ग किसका होगा? अंग्रेजों का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका महत्व क्या था, इन सब के बारे में जान लेते। ये सब जो हुआ है उसके बाद महत्व जान लेते, क्या क्या इसका महत्व था, ठीक है दोस्तों। यह अंग्रेजों की वास्तविक और सैन्य विजय थी। क्या? ये आपको नोट करना है। यह अंग्रेजों की वास्तविक और सैन्य विजय थी। जो प्लासी का युद्ध था वो दोस्तों किस तरह अंग्रेज जीत गए, तो मैंने आपको बताया षड्यंत्र और कूटनीति की वजह से ये प्लासी का युद्ध जीत गए। लेकिन बक्सर का युद्ध जीते उसके बाद आपको जैसे पता है, संयुक्त सेना जो भारत की सबसे बड़ी सेना, यानी कि तीन जो प्रांत थे उनके सबसे बड़े सैनिक राजा जो है वो लड़ रहे थे। मुगल लड़ रहे थे, बंगाल के शासक लड़ रहे थे, अवध का शासक लड़ रहा था। मतलब उस समय तो बड़े ही थे, उस समय तो बड़े ही थे। तो क्या हुआ? वो भी पराजित हो गए, संयुक्त सेना पराजित हो गई। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस युद्ध के बाद समय को पता चल गया कि भारत पे क्या होगा? भारत पे ब्रिटिश साम्राज्य का संप्रभुता या उनकी जो स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अंग्रेजों की वास्तविक और सैन्य विजय थी, कौन सी? बक्सर का युद्ध। तो आपको याद रखना है, भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को इसने स्थापित किया। बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों ये क्लियर हो गया कि भारत में अब सिर्फ अंग्रेजों की प्रभुत्वता जो है वो स्थापित होगी, उनसे टक्कर लेने वाला अब कोई नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया बंगाल के बारे में। आपको कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा होगा। बंगाल के बारे में लगभग मैंने आपको सारी जानकारी दे दी।
जितनी आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस वाली क्लास और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें, क्लास आपको कैसी लगी, क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।